हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए धमाकेदार सेशन में। तो देखिए, चार फरवरी दिन याद रखिएगा, 4 फरवरी को आप सभी का बोर्ड एग्जाम है हिंदी ए का। तैयारी एकदम बेहतरीन रखिए, इस बार सभी को टॉपर बनना है। अभी मैं आप सभी को जस्ट 15 से 20 मिनट के बीच में आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा और जल्द ही सब्जेक्टिव का भी आपको लिंक नीचे देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कितनों का आंसर आपको ऑलरेडी पहले से पता है? ठीक है, पहले से पता है मतलब आपका तैयारी अच्छा है। अगर पता नहीं है तो भैया याद करते चलिएगा। ठीक है, याद करते चलिएगा। नोट बनाने का समय खत्म, याद करने का समय आ चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो भैया हिंदी का ही एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी को। ठीक है, चलिए 15 से 20 मिनट में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए पहला नंबर देखिए। पहला नंबर देखने से पहले यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की दिशा में मनुष्य 2-3 वर्षों के दौरान इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब पीछे हटना असंभव लगता है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति संतुलन बिगाड़ते रहे हैं, उनमें कोई भी कमी व्यवहारिक नहीं प्रतीत होती है। ठीक है, आगे देखिए, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था और दैनिक आवश्यकताएं उस गति के साथ जुड़ सी गई है, क्या हमें ज्ञात नहीं है कि जिसे हम आहार समझ रहे हैं वह वस्तुतः दैनिक विष है, जो सामूहिक आत्महत्या की दिशा में हमें लिए जा रहे हैं। जंगलों को ही ले लो, यह एक प्रकट तथ्य है कि विभिन्न देशों की वन संपत्ति अत्यंत तीव्र गति से छीन होती जा रही है। भारत के विभिन्न प्रदेशों, विशेषकर पूर्वांचल के राज्यों तराई, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि के जंगल भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। खूब अच्छी तरह यह जानते हुए भी कि जंगलों को काटने का मतलब भूमि को आरक्षित करना, बाढ़ों को बढ़ावा देना और मौसम के बदलने में सहायक होना। चलिए, तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए पहला नंबर, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, हमारा दैनिक विष क्या है? हमारा दैनिक विष क्या है? देखिए, तंबाकू सेवन करना, मदिरा सेवन करना, भोज्य पदार्थ या शीतल पेय, शीतल पेय। हमारा हमारा दैनिक विष क्या है? दैनिक विष क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा? देखिए, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की दिशा में मनुष्य 2-3 वर्षों के दौरान इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब आगे अब पीछे हटना संभव है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति संतुलन बिगाड़ रहे हैं। ओके, ठीक है, विश्व वाली बात यहीं पर कहीं पर। हाँ देखो, क्या हमें ज्ञात नहीं है कि हम क्या हमें ज्ञात नहीं कि जिसे हम आहार समझ रहे हैं वह वस्तु तो दैनिक विष है। आहार, यहाँ पर देखिए क्या बात किया गया है, हम जिसे आहार समझ रहे हैं मतलब भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। ठीक है, जिसे हम भोज्य पदार्थ समझ रहे हैं वह दैनिक विष है। ठीक है, आहार समझ रहे हैं वह वस्तु तो दैनिक विष है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? मनुष्य, पशु, आदि मानव, पेड़ पौधे। बताइए जरा, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। ठीक है, मनुष्य कर रहा है। चलिए अब आगे देखिए, जंगलों को काटने का क्या मतलब होगा? खेत बनाना, भूमि को अत्यधिक, भूमि को आरक्षित करना, रास्ता बनाना, फर्नीचर बनाना। जंगल को काटने का, जंगल को काटने का क्या मतलब हो सकता है भैया? भूमि आरक्षित करना। ठीक है, भूमि आरक्षित करना, भूमि आरक्षित करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जंगलों को काटने का मतलब भूमि को आरक्षित करना।
क्या अत्यंत तीव्र गति से क्या अत्यंत तीव्र गति से छीन होती जा रही है? क्या चीज अत्यधिक तीव्र गति से छीन होती जा रही है? खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भैया वन संपदा। ठीक है, वन संपदा, वन संपदा एग्जाम्पल दिया गया है वन का, वन संपदा। देखिए 3 प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया बहुत ही मोटिवेशनल पोयम है ये। तो चलिए पहला मतलब 5वां नंबर देखते हैं। किसके डर से नौका पार नहीं होती? किसके डर से नौका पार नहीं होती? नदी के डर से, लहरों के डर से, लोगों के डर से, या खुद के डर से? किसके डर से नौका पार नहीं होती? तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, करते रहिए। 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, लेकिन 1 बार आप जरूर जीतेंगे। ठीक है, एक समय आएगा जब आप जीतेंगे और सिर्फ जीतते चले जाएंगे, जीतते चले जाएंगे। चलिए 6 नंबर, नन्ही चींटी दाना लेकर कहां चढ़ती है? दीवारों पर, पहाड़ों पर, छतों पर, या कहीं नहीं। तो यहां पर लिखा हुआ है पोयम में दीवार। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ठीक है, दीवारों पर। फिर देखिए 7वां, मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? भय भरता है। अरे बाबा रे बाबा, भय या हताशा या साहस या निराशा? सिंपल सी बात है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, साहस भरता है। देखिए 8 नंबर, सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? चींटी, लहरें, गोताखोर या कवि? भैया सिंधु नदी में गोताखोर डुबकी लगाता है। कौन लगाता है? गोताखोर, गोताखोर। फिर देखिए 9 नंबर, बच्चा दूध पीकर सो गया, वाक्य का भेद बताइए। बच्चा दूध पीकर सो गया, इसमें किंतु परंतु कोमा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है ना, सिंपल। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा उपाय, तीसरा संयुक्त, तो चौथा मिश्र। तो यहाँ पर सरल वाक्य, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, बिल्कुल साधारण सा वाक्य है, सरल वाक्य। फिर देखिए 10 नंबर, निहारिका पढ़ रही है। ओ निहारिका देखो पढ़ रही है, निहारिका पढ़ रही है। वाच्य का प्रकार बताएं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, अलंकार का भेद बताएं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई, लगन नहीं लग न पाई होना चाहिए भैया, लग न पाई, लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। ठीक है, देखिए आगे, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, तिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हाँ अब ठीक है, ये प्रश्न अलंकार का भेद, पहला रूपक, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा अतिशोक्ति, चौथा श्लेष। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति। फिर देखिए 12, रिया पटना जा रही है, रिया पटना जा रही है, सही पद परिचय, पद परिचय बताइए। ये सब मैंने कराया है आपको बेच में भैया, बहुत ही। रिया क्या है? लड़का है कि लड़की है? सबसे पहले देखिए लड़की है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला कौन है? स्त्रीलिंग वाला कौन है? पहले देखते हैं ऑप्शन, जाति संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये तो है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ? ये यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। और
रिया क्या है भैया, लड़की है, और एक वचन भी है, देखिए रिया एक वचन भी है, तो ये ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ख नंबर। रिया क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्त्रीलिंग है और एक वचन है और कर्ता कारक। फिर देखिए 13 नंबर, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीय अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मानवीय अलंकार, मानवीय भावों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। मेघमय आसमान से उतर रही है, मेघ आसमान से उतर रहा है, भैया उतरने का काम आदमी सब करता है, ठीक है, धीरे धीरे। देखिए वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, संध्या सुंदरी परी, ये सब मानवीय अलंकार है, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर, रीमा द्वारा चित्र बनाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, भला कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कर्मवाच्य। ओके, फिर देखिए आगे, अगला अब आते हैं हम लोग, आगे आते हैं पाठ्य पुस्तक से। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प दे। आपका बुक से पूछा गया। पहले इसको पढ़ लेते हैं, देखिए। मैं काली हूं, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, तो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। देखिए ये आपका बुक का एक चैप्टर का छोटा सा अंश है। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यस, अब बताइए किस पाठ से लिया गया है? नबत खानी में इबादत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, या संस्कृति? बताइए। तो यहां पर एक कहानी यह भी, ठीक है। देखिए लेखक और पाठ का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आता है। आगे देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बताइए। जरा किसने लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी, मनु भंडारी, यशपाल या यतीन्द्र मिश्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु भंडारी। फिर देखिए 17 नंबर, पिताजी की क्या कमजोरी थी? महत्वाकांक्षा, धन दौलत, यश प्रतिष्ठा या गोरा रंग? बताइए। तो यहीं पर तो लिखा हुआ है, देखिए गोरे रंग पिताजी की कमजोरी थी। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरे रंग तो 4 दिन में ढल जाएगा, ठीक है। हाँ तो यही है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, वह मतलब देखिए 18 नंबर, बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कैसा भाव उत्पन्न हो गए? बड़ी बहन से तुलना किया जाता तो लेखिका के मन में कैसा भाव आया? प्रेम भाव, ईर्ष्या भाव, क्रोध भाव या हीन भाव? तो लेखिका के मन में हीन भाव उत्पन्न हो गया था, ठीक है। कैसा भाव? हीन भाव उत्पन्न हो गया था। फिर आगे देखिए अगला, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उनमें दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। देखिए, देखिए शुरू से, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, वह दृढ़ करे पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग जागत है, ऐसो ज्यों करुई ककरी, सु तो प्याथी हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपिया यहां पर कह रही है, दिन राते सोते जगते उठते बैठते हम तो कृष्ण का ही नाम जपते हैं, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं 19 नंबर, प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? बताइए। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या रैदास? तो बोलो ना, बोलो। ऑप्शन नंबर तीसरा, सूरदास। कौन सा दास? सूरदास, याद रखिएगा। फिर देखिए 22 नंबर, गोपियों की दशा
किस पक्षी की तरह हो गई है? गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो यहाँ पर देखिए हारिल पक्षी, कोयल पक्षी, कबूतर, तोता या हारिल? यहाँ पर हारिल। कौन सी पक्षी? हारिल पक्षी। फिर देखिए आगे 21 नंबर, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? पहला अमृत के समान, कड़वी ककड़ी के समान, मोक्ष के समान, प्रेम के समान। तो भैया कड़वी ककड़ी के समान लगता है, ठीक है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कड़वी ककड़ी के समान, याद रखिएगा। फिर देखिए 22 नंबर, गोपियां जागते सोते सपने में दिन रात किसका नाम जपती रहती है? किसका नाम जपती रहती है? तो देखिए सूरदास का या कृष्ण का, उद्धव का या कवि का? ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, कृष्ण का, कृष्ण का। सुबह शाम उठते जगते, ठीक है। फिर देखिए आगे 23 नंबर, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, अच्छा पहला ऑप्शन है संस्कृत की पाठशाला है, दूसरा संस्कृति की, तीसरा संगीत की, चौथा नृत्य की। तो काशी जो है भैया वो संस्कृति की पाठशाला है। फिर देखिए आगे 24 नंबर, एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? एक कहानी यह भी इस पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? बीकानेर, जयपुर, अजमेर या जैसलमेर? बताइए। तो यहाँ पर अजमेर का बात किया गया है। किसका बात किया गया है? अजमेर का बात किया गया है। फिर देखिए आगे 25 नंबर, भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः क्या थे? पाखंडी थे, साधु थे, साहब थे या धर्मगुरु थे? बताइए तो जरा, बताइए तो जरा। भगत, ठीक है, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी का जीवन कैसा था? ये आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, तो मैं देखना चाहूंगा कि कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। ये आप पर मैं छोड़ रहा हूं। फिर देखिए आगे अगला, मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट। अगला अगला ये तो आप लोगों को बताना ही, आपका नीचे कमेंट करना है, होमवर्क है, समझिए। 26 नंबर, परशुराम ने क्या समझकर लक्ष्मण को बचाया? परशुराम ने क्या समझकर लक्ष्मण को बचाया? पहला युवा, दूसरा बालक, तीसरा साधु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भैया परशुराम तो लक्ष्मण को बच्चा समझ रहा था, छोटी बच्ची हो क्या है, छोटी बच्ची हो क्या? ऑप्शन नंबर दूसरा बालक। फिर देखिए 27, मधुप किसे कहते हैं? मधुप किसे कहते हैं? मन रूपी भंवरे को, भंवरों को, शहद पीने वाले को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन रूपी भंवरे को। मन तो भैया भंवरा है, कभी इस पे लगे, कभी उस पे लगे, कभी वहां जाए, कभी वहां जाए। मन तो भैया चंचल है। आप पढ़ने बैठते होंगे ना तो याद आता होगा, अरे यार वो बड़ा सुंदर लग रही थी, मन भाग जाता है इधर, मन को एक जगह रखना है। आगे देखिए 23 नंबर, कभी बादल को क्या घेरने को कहते हैं? हाँ, कभी जो है बादल को कहते हैं घेरो, लेकिन किसको घेरने के लिए कहते हैं? शहर को, देश को, पूरा आकाश को या संसार को? तो कभी बादल को बोलते हैं पूरे आकाश को घेर लो, ठीक है। फिर देखिए 29 नंबर, माता का आंचल पाठ का नायक कौन है? माता का आंचल पाठ में हीरो कौन है, मतलब नायक कौन है, मुख्य किरदार कौन है? पहला भोलानाथ, दूसरा मूसन तिवारी, तीसरा बैजू, चौथा बाबूजी। तो यहाँ पर भोलानाथ, भोले बाबा की जय हो, भोलानाथ, ठीक है। फिर देखिए आगे 30 नंबर, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? वो यात्रा, याद रखिए, यात्रा। बताइए, लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? रामदीन या विक्रम थापा, जितेन नारगे या उत्थापा? तो भैया जितेन नारगे, जितेन नारगे, जितेन नारगे को याद रखना है आपको, ठीक है। इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद और भी मिलेगा। तो आई होप मैंने लगभग 18 मिनट हो रहा है भैया, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फटाफट फटाफट कमेंट कीजिए इनमें से कितनों का आंसर आपको पहले से ऑलरेडी पता था। और डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहां पर मैं आप लोगों के लिए बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे दिया हूं। फटाफट जाइए, याद कीजिए, इस बार टॉपर बनना है सबके सब बच्चे को, ठीक है। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, खूब पढ़िए, एकदम टॉपर बनिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।